द्वारा हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज के करियर डे के अध्यक्ष हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय रुक जा एक मिनट सर खास करके मेरा आग्रह है कि कार्यक्रम के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आज के करियर डे के कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के धन्यवाद से पढ़ा रहे हैं माँ सरस्वती का गीत प्रज्वल कर इस कार्यक्रम को इससे सजा क्या बहार ब्रह्म विचार सारी गरिमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जात्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विधरणी पद्मासने संस्थितां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां का उद्घाटन एवं प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे प्रकाश जी शर्मा श्री राम कोचिंग क्लासेस किशनगढ़ रेनवाल, श्रीमान नवरत्न जी पारिक श्री राम कोचिंग क्लासेस से आग्रह करूंगा कि आप मंच साझा करें। प्रारंभ में माँ सरस्वती की वंदना हेतु मैं कक्षा 11 से आंचल, साहिल, मनीषा एवं रक्षिता विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आए और माँ सरस्वती की वंदना कर इस कार्यक्रम को हम आगे गति प्रदान करें। के चयन में बड़ी सहायता मिले, विभिन्न कार्य क्षेत्र में विभिन्न स्कोप में उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और जो अवसर है उनकी उनको जानकारी मिले, विद्यार्थियों की जो रुचि है उस रुचि का आकलन करके उस रुचि के अनुरूप उनको मार्गदर्शन मिले, उनको मार्गदर्शन एवं समन्वय की समझ हो सके, उनका जो करियर चयन है उस करियर चयन में को निर्धारण करने में उनको मदद मिले और उन सभी विद्यार्थियों को रोजगार उन्मुखी बनाया जा सके और स्थानीय स्तर पर जो रोजगार और जो व्यवसाय है उन रोजगार और व्यवसायों की जानकारी जो करने वाले जो लोग हैं, जानकारी प्रदान करने वाले जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, उन सभी को आज हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। तो उसी के संदर्भ में मैं सबसे पहले आपके सामने मंच पर विराजमान श्री प्रकाश जी शर्मा को आमंत्रित करूंगा कि आप इसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अपने वो लक्ष्य किस प्रकार निर्धारण करें। जैसा कि प्राचीन इस जो लक्ष्य शब्द है, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे भारतीय मनीषियों विद्वानों खूब रिसर्च किया है कि भाई किस प्रकार प्राप्त करें हम। तो सभी का मत समझने के बाद में, पढ़ने के बाद में हमें ये प्राप्त होता है कि आप युवा हैं,
युवाओं में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी संपूर्ण मन की चेतना शक्ति को अपने केंद्र बिंदु पर एकत्रित करके फिर उस जो भी अपना कैरियर चुनना चाहते हो उस पर यदि प्रहार करें तो वो लक्ष्य उन्हें आसानी से मिल जाता है। अगर वो लक्ष्य दूर जाता हुआ नहीं दिखाई देता, पास में जाता हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों ने बताया कि लक्ष्य जीवन में कैसे हासिल करें। आप सभी युवा हैं, आपकी जो शक्ति है आपके अंदर वो बिखरी हुई पड़ी है। उस बिखरी हुई शक्ति को आपको एक जगह कैसे करें, तो बहुत सारे विद्वानों ने उदाहरण दिया है। जिस प्रकार पानी है, समुद्र में भरा हुआ पड़ा है, परंतु उनकी शक्ति बिखरी हुई पड़ी है। जब उसी पानी को यदि एक जगह केंद्रित करके जो विद्युत टरबाइनों के ऊपर, मेगावाट मोटरों के ऊपर जब प्रहार किया जाता है तो पूरा विश्व क्या कह सकते हैं, हिंदुस्तान का पूरा विश्व जगमगाता है। उसी पानी की शक्ति है। उसी प्रकार अपना ये सूर्य, इसकी शक्ति यानी चारों तरफ किरणों के रूप में बिखरी हुई है। यदि इसी सूर्य की किरणों को यदि कह सकते हैं पारदर्शी आधार लेंस से यदि गुजारे तो कह सकते हैं कागज जलने लग जाता है। उसी प्रकार हमारे पेट्रोल पंपों के ऊपर या कह सकते हैं कि ग्रामों के अंदर तेल भरा हुआ पड़ा है, परंतु उनकी शक्ति बिखरी हुई पड़ी है। और यदि उस तेल को यदि हमारे इंजन के पृष्ठभाग पर जब वो प्रेशर से गिरता है तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती है। कितनी ताकत है। उसी प्रकार हे युवाओं, आप में इतनी ताकत है कि आपकी शक्ति बिखरी हुई पड़ी है। उस शक्ति को आप अपने केंद्र बिंदु पर यानी मस्तिष्क पर जब आप इकट्ठी करोगे, संचित करोगे, स्टार्ट चमकता है। यानी एक तरह से बहुत बड़ा कह सकते कि जब शक्ति एकत्रित हो जाती है तो बिल्कुल आपका मन उस कार्य को करने में जरूर लगेगा। और इतना यानी कह सकते कि इतना लगन लग जाए कि अपने आप की लक्ष्य जिस भी कैरियर को आप चुनते हो पढ़ाई 12वीं पास करने के बाद में, तो वो आपके पास में आता हुआ दिखाई प्रतीत होगा। यानी दूर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, पास में और एक उमंग विशेष लहरें आपके हृदय के अंदर उत्पन्न होगी और आप उस गोल को लक्ष्य को अचीव कर जाओगे। ये बात ही लक्ष्य इस प्रकार से प्राप्त करें। अब अच्छा 12 में जो आप विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बालिकाएं पढ़ रही हैं, उन बालिकाओं को ये तो है नहीं क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत लागू होता है, अलग अलग प्रकार की रुचियां हैं सभी की। तो सबसे पहले जैसे मान लो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहें, कंप्यूटर बने, तो आप सबसे पहले बीएसटीसी का ही यानी कह सकते कि उदाहरण देता हूँ कि बीएसटीसी की जो प्री परीक्षा लगती है, आपके एग्जाम होते ही, उसकी तैयारी आप यानी एक जगह बैठ पर मन को कंसंट्रेट करके या फिर मान लो ऐसा महसूस हो कोचिंग की तो कोचिंग करें। गाइड कह सकते हैं कि गाइड लाइन वहाँ पर मिल जाती है कि भाई किस प्रकार अध्ययन करें, समय का सदुपयोग करना सीखें कि भाई कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है और किस प्रकार से हमें हर सब्जेक्ट को कि कितने दिन से समय पढ़कर अपने को कंपटीशन पॉइंट करना है। और उसके बाद में जिस प्रकार मान लो आजकल तो सीईटी भी लगती है ना, यानी हर दिन कंपटीशन ठप होता जा रहा है। इसलिए उनका यदि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करें तो उनमें अपने पूर्ण दक्षचित होकर संपूर्ण चेतना शक्ति को एक करके तब आप उसको प्रहार करोगे। और विद्वानों की जो भी सहयोग है, आपके गुरुजन यहाँ देते हैं, बताते खूब बताते पर फॉलो नहीं करते। तो ये आपके सामने एक अच्छा अवसर आएगा 12th पास करते ही। ये सवर्ण है सुयुग है खो ना इसे नादानी में, रंग रेलियों में छेड़छाड़ में मस्ती में मनमान में, तरुण विश्व की बाग डोर स्थापित करे बर्बरता के रूप संसूर में। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज मनीषा फ्रॉम क्लास 11। मेरा मेडिकल लाइन में जाने का है, तो मैं 12th बाद कौन से एग्जाम
फाइट करूं कि मुझे आगे मेडिकल लाइन में जाने का अवसर मिले। मेडिकल लाइन में जाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो विज्ञान विषय बायो होना चाहिए और फिर उसके लिए अपना जो नीट का एग्जाम लगता है उनकी तैयारी करने के लिए कह सकते हैं कि वैसा कोई अपने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जैसे सीकर में है, कोटा में है, ठीक है, वहाँ पर लाइन लेकर आप कह सकते हैं कि 12th पास करने के बाद में आप जरूर प्रयास करें, उनको निश्चित सफलता मिलेगी। पर साइंस का विद्यार्थी होना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। जो सर वो आर्ट्स में नर्स बनते हैं वो कैसे बने? आर्ट्स के अंदर बी यानी नर्सिंग बिल्कुल करवाई जाती है और उसके अंदर 50% से ऊपर अंक यानी जीएनएम के लिए चाहिए और साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए अभी आप जो कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने छूट दे रखी है कि भाई वो बिल्कुल जीएनएम और एनएम ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज अनुष्का फ्रॉम क्लास 12th। मैं 12th के बाद मेरा जो सपना है वो लॉयर बनने का है, तो मैं कौन सी लाइन में कौन सी पढ़ाई करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ? थैंक यू। लॉयर बनने के लिए वकील वकालत करने के लिए 12th पास होना जरूरी है। जैसे अपन बीए करते हैं वैसे भी अपने बीआनी कॉलेज जयपुर है, अपना जयपुर में और भी बहुत सारी कॉलेज है, तो बिल्कुल जैसे अपन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करते हैं वैसे भी लॉ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस प्रकार से चलता है और ग्रेजुएशन की बराबरी उनकी वैल्यू होती है। थैंक यू। 12th पास करके किसी भी आप स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं और उसके बाद में आपको LLB करनी होती है, वकालत करनी होती है। वो कोई भी स्ट्रीम का विद्यार्थी कर सकता है। आर्ट्स स्ट्रीम का विद्यार्थी भी LLB कर सकता है। LLB का 3 ग्रेजुएशन कोर्स माना जाता है, वो 3 वर्ष का एक कोर्स होता है। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लगती है और राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है, वहाँ पर भी LLB का कोर्स होता है। LLB कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है राजस्थान उच्च न्यायालय में। उसके बाद में आप प्रथम विद्या की देवी माँ शारदे को सत नमन। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त विद्वान साथीगण, पधारे हुए महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज के इस कैरियर डे फंक्शन के उपलक्ष्य में मुझे कृषि विषय पर बोलने के लिए जो मौका दिया गया है, मैं आपके साथ में कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें बात करें कृषि रिलेटेड, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। मैक्सिमम जो जनसंख्या है हमारे देश की वो कृषि पर निर्भर है। मुख्य हमारी जो आबादी है गांव में बसती है, गांव की ज्यादातर जो रोजगार है लोगों का वो कृषि से जुड़ा हुआ है। अगर कृषि हाईटेक होगी, कृषि स्वरोजगार के रूप में कृषि अगर संपन्न होगी तो परिवार, उससे जुड़े हुए लोग सब सक्षम होंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? एजुकेशन के रूप में हम कृषि को किस प्रकार से चुने, इसके लिए सबसे पहले बात की जाए, कृषि की शुरुआत के लिए आपको कक्षा 11 में एग्रीकल्चर फैकल्टी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट क्लास 9th और 10th में इस समय अध्ययन कर रहे हैं वो विशेष ध्यान दें। जो स्टूडेंट 11th और 12th में हमारे विद्यालय में आर्ट स्ट्रीम के अंदर पढ़ रहे हैं, उनका थोड़ा सा आगे रास्ता मार्ग थोड़ा सा अलग है। सभी स्ट्रीम में अपने अपने अच्छे जॉब्स हैं, अच्छे रास्ते हैं। जो 11th और 12th आर्ट्स फैकल्टीज हैं उनमें आपको और बताया जाएगा। बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन विशेष तौर से जब कृषि की बात की जाए तो आपका थोड़ा सा रास्ता अलग हो गया उसमें। 9th और 10th के बच्चों से मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा
कि आप कक्षा 10 के बाद चाहे आप बायोलॉजी लें, चाहे मैथमेटिक्स लें, चाहे एग्रीकल्चर लें, तीनों साइंस जो स्ट्रीम है एजी, बायो और मैथ, तो अगर मुख्य तो एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी अगर लेते हैं 11th 12th में, कक्षा 11-12 में, कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद इन तीनों ही सब्जेक्ट से, चाहे आप एग्रीकल्चर से, कृषि से, चाहे जीव विज्ञान बायो से, चाहे गणित से, इसके बाद में राजस्थान में कृषि में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है, जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा लगती है हर साल। कक्षा 12 पास करने के बाद मई जून के महीने में एग्जाम लगती है। उस एग्जाम को आपको फेस करना पड़ेगा, उस कंपटीशन से आपको गुजरना पड़ेगा। कक्षा 12 के मार्क्स परसेंटेज के आधार पर आप आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, परसेंटेज बेस से नहीं, चाहे आपके 90 हो चाहे 95 हो, आपको पहले जेईटी पास करना ही पड़ेगा, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। कक्षा 12 के बाद पहला कंपटीशन एग्जाम है जिसे आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन फिशरीज, ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम आगे जाकर के उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान में 50 से 60 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके अलावा इतनी ही संख्या में प्राइवेट कॉलेज हैं। लगभग 10,000 सीटें, 10 से 15,000 के बीच में सीटें हैं जिनके अंदर एडमिशन होता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कॉलेज लेवल पे। तो पहले जेट पास करना पड़ेगा। रही बात लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया सरकार की तरफ से स्कीम भी कि कक्षा 11 और 12 में छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो आप चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, छात्रवृत्ति प्रावधान जो स्कॉलरशिप सिस्टम है वो सरकार की तरफ से कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर रखा है। तो आप कक्षा 10 के बाद में एग्रीकल्चर स्ट्रीम में है, ये जो छात्रवृत्ति प्रावधान है सभी लड़कियों को मिलती है। जेईटी करने के बाद में जब आप, या फिर बात करें आप 12वीं में एग्रीकल्चर से आप पास हो गए, तो उसके लिए जॉब की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से एक वैकेंसी आती है, कृषि पर्यवेक्षक, जो कक्षा 12 पास आउट एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होना चाहिए। तो आप उसकी नौकरी, जॉब लग सकते हैं कृषि सुपरवाइजर की। फिर दूसरी बात करें कि जो बायो मैथ वाला जो कैंडिडेट था वो भी जेट की परीक्षा दे करके इसमें आर्ट्स कॉमर्स वाला नहीं जा सकता, केवल बायो मैथ और एग्रीकल्चर जेईटी की परीक्षा पास करने के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे। बीएससी करने के बाद में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है इन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही फील्ड के अंदर बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे गवर्नमेंट रास्ते आपके लिए खुले हैं, ओपन है, जिनमें डब्ल्यूओ है और अन्य जो नौकरियां हैं वो बहुत सारी हैं। पेस्टिसाइड कंपनीज हैं वो भी बहुत सारी संख्या में है। बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में जो फील्ड ऑफिसर है, लोन जो अधिकारी है एग्रीकल्चर फील्ड का, प्रत्येक बैंक में, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक है, सभी में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की नौकरी है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। बीएससी करने के बाद में फिर आपका एक एंट्रेंस लगेगा प्री पीजी के नाम से, जिसमें फिर आपका एमएससी के लिए एडमिशन होगा। एमएससी इन एग्रीकल्चर अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में, वो मास्टर डिग्री है, पीजी डिग्री है एमएससी। एमएससी करने के बाद में अगर आप बीएड कर लेते हैं, पीजी प्लस बीएड, तो आप स्कूल लेक्चर के लिए अप्लाई है, स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। इसके अलावा एमएससी करने के बाद में हायर एजुकेशन के रूप में पीएचडी है। पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजें हैं प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की, सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से वैकेंसीज आती है, उसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है। और 5 बार आरएस का इंटरव्यू दिया है, अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरी 472 रैंक आई है। और इसमें जो 10 पहले थी उसमें मेरी 378 आई थी, लेकिन क्योंकि मुझे केवल एक ही परसेंट था कि मेरी अंडर 50 रैंक रहती तो मैं जाता, बाकी इसमें मैं संतुष्ट हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, तो इसमें कार्यरत कर रहा हूँ। ये इसके अलावा
अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे सेवा में आगे कैसे आ सकते हैं, सरकारी सेक्टर में कैसे आ सकते हैं या अन्य भी सेक्टर होते हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि टारगेट आपको सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। कहीं भी जाने के लिए 4, सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले टारगेट बनाओ किसी बात का, कोई भी सेक्टर में जाता हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे वो प्राइवेट है, लेकिन उसमें टारगेट पहले बनाना जरूरी है। आपको यही पता नहीं है कि मैं जयपुर जाऊंगा, सीकर जाऊंगा, अजमेर जाऊंगा, कहाँ जाना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। आपको अभी से ये देखना पड़ेगा सर्विस तो, लेकिन इसमें ये आप देखिए कि मैं एक सर्विस एक जगह टारगेट करता तो वहां ज्यादा अच्छा कर पाता ना। एक जो शब्द वर्ती है उनकी किताब है द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड। उसमें ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि अपना जो माइंड है उसमें 10% है वो कॉन्शियस माइंड है और 90% है वो अनकॉन्शियस माइंड। कितना? 10% कॉन्शियस चेतन माइंड और अचेतन माइंड है वो कितना है? 90%। और वो 90% बिल्कुल काम नहीं करता है और 10% का भी हम 1% यूज कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड का बहुत अधिक भाग काम ही नहीं करता है, हम काम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, अब हम काम ही नहीं लेते हैं तो अपना माइंड कैसे चलेगा आगे? इसलिए आपको सबसे पहले उस माइंड को जगाना है। तो जब ये जगेगा कैसे? जब आप टारगेट फिक्स करोगे, टारगेट के लिए बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे तो ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेंट हो गई आपके माइंड में कि मुझे ये बनना है, तो वो माइंड जगने लगता है। इसके साथ एक अब्राहम मास्लो है मोटिवेशन के, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी रिलीजन वैल्यूज एंड पीक एक्सपीरियंस। उसमें ये बताया गया है कि आपका जो राइट ब्रेन है वो तभी जगेगा जब आप टारगेट ओरिएंटेड होंगे और बार बार उसके बारे में सोचेंगे। बार बार आपने एक टारगेट बनाया अपनी लाइफ का और उसके बारे में बार बार सोचेंगे, तब जाके आप कुछ आपके माइंड में ऐसे इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी और कुछ उद्यमिता जैसे विचार आपके मन में आएंगे और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। टारगेट के बाद में हमें जैसे गाड़ी को पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मोटिवेशन की हमें जरूरत पड़ती है। हम थोड़े दिन तो काम करते हैं और फिर बाद में थकान होने लगती है या हमारी बोरियत आने लगती है। तो जीवन में मोटिवेशन का बड़ा महत्व है। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा किसी महात्मा से, किसी के कहे हुए वचन से, या आपकी लाइफ में किसी ने को देखा है, कोई आपने देखा कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है और उसके कार्य से आप प्रभावित होते हैं, बार बार उसको देखते हैं तो आपकी लाइफ में मोटिवेशन आता है। ऐसा मोटिवेशन होना आपकी लाइफ में जरूरी है। तीसरी चीज होती है गाइडेंस प्रॉपर। जैसे आपको यहाँ से जयपुर जाना है और अगर कोई व्यक्ति पहले ही आपको ये बता दे कि ये रास्ता बहुत सरल है, ये सुगम है, आप इधर से जा सकते हैं, इसके बाद में यहाँ से चोमू आएगा, चोमू से आपको जयपुर की ओर घूमना है, ठीक है, तो कितना आसान हो जाएगा ना रास्ता, होगा या नहीं होगा? अरे बोलो तो सही। हाँ, तो ये गाइडेंस है जो आपके रास्ते को आसान बना देता है। और फिर स्मार्ट वर्क, फिर आपको कार्य करना है। तो ये जो कैरियर गाइडेंस जो प्रोग्राम है, इसका आशय ही यही है कि आप एवं हमने शिक्षक साथीगण से आग्रह है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है वो पूरी कार्यक्रम है। अभी कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम 2 एक्सपर्ट के भाषण हो जाएंगे, उसके बाद में आपके जो मेरे जानकारी कराए जाएंगे और उस बूथ पर जाकर के आप जानकारी लेंगे। और जिन प्रतियोगियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन प्रतियोगियों को हम यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस करियर डे। ये आवाज की बातें ये आपके लिए है ये कार्यक्रम, तो ये बातें आवाज नहीं दीजिए, आपका पूरा ध्यान इस आज के करियर डे और जो राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर होना चाहिए आपका फोकस। यह नाश्ता करने के बाद ज्यादा आवाज नहीं है। करियर जानकारी बूथ के प्रभारी आज के कार्यक्रम के एवं विद्यालय के व्याख्याता
श्री सुनील कुमार जी चौधरी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और विद्यार्थी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके माध्यम से आपको बताया जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आते, कोई मुझे बिजनेसमैन या 2 टाइम खाना मिल जाता था, उसमें खुश थे। वो कहते हैं ना रगड़ाई हुए बिना आपको आपका सेटिस्फेक्शन मुख्य जॉब आपको नहीं मिलता। तो वो सब हम किए हुए हैं। और आप देखो आपके सामने जो टीचर है ना, आपके एक से एक टॉप है। मैडम है, 3rd ग्रेड में भी संतुष्ट नहीं हुई, 1st ग्रेड में आके बैठ गई।